हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायट-सेवर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बायट-सेवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने किसी फिनाइट लेंथ के साइज की वजह से, किसी फिनाइट लेंथ के साइज के कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। किसी फिनाइट लेंथ के साइज के कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। ये बायट-सेवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी। आज हम बायट-सेवर्ट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें किसी सर्कुलर लूप की, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेते हैं। हमने ये एक सर्कुलर लूप लिया जिसमें करंट I फ्लो हो रही है। हमने मान लिया इस सर्कुलर लूप की रेडियस स्मॉल a है और इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस लूप की वजह से, ये लूप क्या, रिंग है। अगर हम किसी वायर को ऐसे बेंड कर दें सर्कुलर, तो जो बन के तैयार होगा उसको हम बोलेंगे सर्कुलर लूप। ये एक रिंग है। अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो कि बायट-सेवर्ट लॉ है। क्या था बायट-सेवर्ट लॉ? बायट-सेवर्ट ने बताया था, हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। बायट-सेवर्ट ने बताया था कि अगर हम कोई वायर लें, इस वायर के एक छोटे से पार्ट, स्मॉल लेंथ dl, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत छोटी सी लेंथ थी, ये पॉइंट लेंथ थी। इस स्मॉल लेंथ dl से कुछ डिस्टेंस r पे अगर हम कोई पॉइंट P लें, तो इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बायट-सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से पता किया था, जो कि कितना था, dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। बायट-सेवर्ट ने किसी स्मॉल लेंथ dl, बहुत ही छोटी सी लेंथ dl थी, बायट-सेवर्ट ने किसी स्मॉल लेंथ dl की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया और उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये बायट-सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया। लेकिन हमें इस पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब पूरी रिंग की वजह से तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा, जो कि बायट-सेवर्ट लॉ था। तो पूरी रिंग की वजह से कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरी रिंग कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी हुई है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो रिंग ली है हमने, ये कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी हुई है। यानी अगर हम कई सारे छोटे छोटे पार्टों को आपस में मिला दें तो ये रिंग बन जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझना चाहें, यानी कई सारे छोटे छोटे पार्ट, इस तरह से कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आपस में मिलाते जाएँ, तो ये छोटे छोटे पार्ट आपस में मिलकर एक रिंग को बना देंगे। देखिए, कई सारे छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि हमने बायट-सेवर्ट लॉ पढ़ा है। बायट-सेवर्ट लॉ पे मैग्नेटिक फील्ड तो केवल स्मॉल लेंथ के लिए पता है, केवल छोटी सी लेंथ के लिए, पूरी रिंग के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है अभी तक। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो रिंग है ना, वो कई सारे छोटे छोटे पार्टों से, ये पहला छोटा पार्ट है, दूसरा छोटा पार्ट है, तीसरा छोटा पार्ट, यानी इन कई सारे छोटे छोटे पार्टों से मिलकर ये रिंग बनी है। तो हमें इसी तरह से किसी एक छोटे से पार्ट को लीजिए, रिंग के किसी एक छोटे से पार्ट को लीजिए, उसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। जितना मैग्नेटिक फील्ड एक पार्ट की वजह से आएगा, उतना ही दूसरे की वजह से, उतना ही तीसरे की वजह से, सबकी वजह से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सबको हम ऐड कर देंगे। यानी हमारा टारगेट है पूरी रिंग का नहीं, हमारा टारगेट है एक छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया। देखिए, ये हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया। इस छोटे से पार्ट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन जो छोटा सा पार्ट हमने ले रखा है, सबसे पहले तो जो बायट-सेवर्ट लॉ था उसमें फॉर्मूला था dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। ये जो डिस्टेंस r थी वो dl से थी। अगर हम ये छोटा सा पार्ट ले dl, ये हमने dl लिया है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, शायद इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये छोटा सा पार्ट हमने dl लिया। अब इस छोटे से पार्ट dl की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले जो बायट-सेवर्ट लॉ था उसमें जो डिस्टेंस r थी वो dl से थी। आपने देखा था कि बायट-सेवर्ट लॉ में जो छोटी सी लेंथ ली थी, छोटी सी लेंथ dl ली थी, इससे r डिस्टेंस से पॉइंट P था। तो जो डिस्टेंस r थी वो dl से थी। हमारी dl से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं पॉइंट P की। तो सबसे पहले आप पॉइंट P की डिस्टेंस निकालिए। कहाँ से? dl से। हमने ये dl से पॉइंट P की डिस्टेंस ले ली। इसको थोड़ा सा पॉइंट को हम बढ़ा देते हैं फिगर को मैनेज करने के लिए।
चलिए ये डिस्टेंस हमने ले ली, जो कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस आर हो जाएगी, ये डिस्टेंस आर हो गई। अब हमें इस छोटी सी लेंथ dl की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर हम छोटी सी लेंथ dl की वजह से निकालें मैग्नेटिक फील्ड तो कितना आएगा, वही बार्ट से लॉ, dB = μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बार्ट से लॉ आएगा dB = μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले तो साइन थीटा को हटाइए। साइन थीटा कितना है, अगर हम साइन थीटा को देखें तो थीटा होगा कितना, थीटा किसके इसके बीच का एंगल था, हम यहाँ पे एंगल थीटा लेते थे, हम ये एंगल थीटा लेते थे, यानी dl और r के बीच का एंगल, यहाँ पर भी dl और r के बीच का एंगल थीटा। तो कितना होगा dl और r के बीच का एंगल, तो dl और r के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। dl और r के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये 90 कैसे होगा, ये आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो कि ये एंगल 90 कैसे हो गया। आप ये सोच रहे हैं कि ये एंगल नहीं है, समझिए ध्यान से, ये 90 कैसे हुआ। अगर इसको हमें समझना है, हम यहाँ पे इससे समझ सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान के चलें ये एक रिंग है, अगर ये मान के चलें ये एक रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर से ये हमने इसका सेंटर लिया जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये समझिए, ये इसका सेंटर, यानी इसके सेंटर से एक लाइन गई, तो इसके सेंटर से एक लाइन ऐसे गई जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। और इसके एक छोटी सी लेंथ हमें dl लेनी है, यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ हमें dl लेनी है, छोटी सी बिल्कुल स्मॉल लेंथ dl यहाँ पे लेनी है। तो इस स्मॉल लेंथ dl की वजह से, इस स्मॉल लेंथ अगर हम dl की वजह से यहाँ पे कोई लाइन ऐसे मिलाएं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा जाके, यानी ऐसे अगर मिलाएं, यानी आप थोड़ा यहाँ समझिए, इमेजिन कर लीजिए वो लाइन, इस छोटी सी लेंथ dl पे इस तरह से हमें एक डिस्टेंस r को ले जाना है। यहाँ पे छोटी सी लेंथ, यहाँ पे छोटी सी लेंथ dl लेनी है, यहाँ पे छोटी सी लेंथ dl, जिससे ये वाली लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है कहाँ पे, पॉइंट P पर। तो ये वाली लाइन गई पॉइंट P पर ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए, लेंथ हम ऐसे ले रहे हैं, इस पे लाइन ये ऐसे खींचिए। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो यहाँ पे ये जो जा रहा है ये 90 डिग्री जा रहा है। अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पे है, ये 90 डिग्री के एंगल पे, इसको क्योंकि हमें टेंजेंट से लेना है। यहाँ पे आप इससे एंगल मत मेजर करिए, ये तो रेडियस है, इससे एंगल नहीं मेजर करना है, हमें इस छोटी सी लेंथ dl से एंगल मेजर करना है। और छोटी सी लेंथ dl को अगर हम ऐसे लाइन से मिलाएं तो देखिए ये टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट है और ये लाइन ऐसे इस पे जाएगी, जो कि देखिए कैसा एंगल बना रही है, आप समझ सकते होंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे इसलिए थीटा 90 होगा, ठीक है। शायद आपको बेटर समझ में आए, 3 डायमेंशनल फिगर है, आप एक रिंग बना के खुद देखिएगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा अगर हम 90 लें, थीटा 90 होने पर साइन 90 की वैल्यू आप जानते कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। थीटा को अगर हम 90 लें, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस स्मॉल लेंथ dl की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो dB = μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर। ये स्मॉल लेंथ dl की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। देखिए, अगर आपको थीटा 90 कैसे हुआ इसको समझना है, यहाँ पे आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर हम ये रिंग लें, इसकी एक छोटी सी लेंथ हमें केवल मेज़र करनी है, जिससे ये डिस्टेंस छोटी सी लेंथ को यहाँ से ये ऐसे मेज़र किया जा रहा है। ये लाइन जो गई वो ऐसे गई छोटी सी लेंथ से। अब अगर हमें रेडियस से नहीं मेज़र करना है, हमें तो इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंशियली है ना, इससे मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना एंगल बनना है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ये जो टेंजेंट है इससे एंगल मेज़र करना है, यहाँ से एंगल मत मेज़र करिएगा। आप लोग इस एंगल को देख रहे होंगे जो कि आप कह रहे होंगे 90 नहीं है, ये एंगल नहीं मेज़र करना है। इस पे जो छोटी सी इनका जो छोटा सा हिस्सा होगा, इस पे जो टेंजेंट बनना है, वहाँ से हमें एंगल को मेज़र करना है, जो कि कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और dB आएगा μ0/4 आइडियल अपॉन r स्क्वायर। इस पॉइंट P पर dB मिल गया। अब इसकी डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन को अगर हम इसकी समझें तो देखिएगा, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे गई इस लेंथ में, ठीक है। अगर हम करंट को ऐसे ले, हम पाम रूल लगाएं तो करंट देखिए ऐसे गई, फिंगर्स को यहाँ पर देखिए करंट ऐसे जा रही है, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है। देखिए करंट ऐसे जा रही है, यानी ऐसे, तो करंट ऐसे जा रही है, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है और अंदर मोड़ देना है।
यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, अगर हम करंट को यहाँ से देखें ऐसे मेजर करें तो करंट देखिए हमारी ऐसे जा रही थी, देखिए रिंग में ऐसे तो करंट फ्लो हो रही थी, इस रिंग में ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, नहीं करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, फिंगर्स को लेंथ की तरफ, हमारी लेंथ ये चल रही थी, लेंथ हमारी ये थी, तो फिंगर्स को करंट हमारी ऐसे जा रही थी, फिंगर्स को लेंथ की तरफ, यानी करंट कैसे जा रही थी, अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें, ये हमारी लेंथ थी, देखिए ये लेंथ थी, और यहाँ पे करंट ऐसे, ये टेंजेंशियली करंट जा रही थी, करंट रिंग में ऐसे जा रही थी, यानी ऐसे, ये इधर हमारी लेंथ थी और ऐसे बेंड कर दीजिए, यानी परपेंडिकुलर, जो लेंथ है ना, लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, लेंथ के परपेंडिकुलर। देखिए करंट फिंगर्स, यानी थंब को ऐसे रखना है, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रख देना है, उसको बेंड कर देना है, यानी अंदर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे वो हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं, यानी ये जो आपकी लेंथ है ना, इस लेंथ पे परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस लेंथ पे परपेंडिकुलर, इस लेंथ पे परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड डीवी होगा। बस इसी चीज़ को थोड़ा सा हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझना है। डायरेक्शन अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। हमें क्या क्या समझना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये एंगल 90 कैसे आया, और दूसरा आपने पढ़ा है कि जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस वायर को ध्यान से देखें, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही होती है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो हम करंट डायरेक्शन में थंब को रखते थे, डिस्टेंस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखते थे, फिंगर्स को मोड़ देते थे अंदर परपेंडिकुलर, यानी जो डिस्टेंस होती थी उसके परपेंडिकुलर, जो डिस्टेंस होती थी उसके परपेंडिकुलर। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर तो बनाना पॉसिबल नहीं, तो आपने डिस्टेंस के परपेंडिकुलर दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर? अच्छा, जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया, इसके ठीक अपोजिट पॉइंट एक और लीजिए। उसके ठीक अपोजिट ही क्यों लेंगे? ये देखने के लिए कहीं कोई डायरेक्शन ऐसी तो ना हो जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। सारे 2 अपोजिट पॉइंट ले लेंगे, 2 अपोजिट पॉइंट में जैसे जो सिचुएशन आएगी सारे अपोजिट पॉइंटों में यही सिचुएशन आएगी। तो जो पोजिशन हम यहाँ ले रहे हैं, इसके ठीक अपोजिट पॉइंट भी हम एक ऐसा ही लेते हैं, ठीक अपोजिट पॉइंट, सेम डिस्टेंस लेंथ dl। इसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाले तो कंडीशन सेम वही इसमें भी आएगी। ये डिस्टेंस पहले मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ये डिस्टेंस स्मॉल r होगी, और इसकी वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, करंट देखिए इसमें ऐसे जा रही है डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा dv। और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट तो यही होगा, क्योंकि करंट भी सेम है, dl भी सेम है, r भी सेम है, करंट भी सेम है, dl भी सेम है, r भी सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड यही आएगा, डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस तरह से हमने 2 अपोजिट पॉइंट लेकर, रिंग के 2 अपोजिट पॉइंट लेकर पॉइंट P पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट चाहिए हमें। पॉइंट P पर 2 मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं अपोजिट पॉइंट की वजह से। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये रिंग के हमने 2 अपोजिट पॉइंट लिए, रिंग के 2 अपोजिट पॉइंट लिए, ये अपोजिट पॉइंट, ये अपोजिट पॉइंट, ये 2 अपोजिट पॉइंट लिए, ऐसे बहुत सारे इधर अपोजिट पॉइंट, यानी बहुत सारे अपोजिट पॉइंट हम लेंगे। उनकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सारे पॉइंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमने जब 2 अपोजिट पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन मिली। अब इन dB को अगर हम दोनों dB को अगर हम आपस में कैलकुलेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो हम देख रहे हैं ना ही ये हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, इसलिए इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे? तो इसके dB के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इस वाले dB के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वाले dB के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट तो इधर ही जाएगा। ठीक है, कौन सा साइन होगा, कौन सा कॉस होगा, अगर हम ये पता करना चाहें तो अपनी तरफ से हम इसको एंगल अगर मान लें अल्फा, अगर ये अल्फा होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। अब ये कैसे अल्फा होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ये लाइन, इस फिगर को थोड़ा सा अलग बता रहे हैं कि ये अल्फा कैसे आया, बस इसको समझिए। देखिए एक लाइन ये गई, हम सिर्फ अल्फा ये कैसे आया वो सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। एक लाइन ये बिल्कुल सीधे वाली ये गई, दूसरी डॉटेड लाइन ऐसे आई, ये डॉटेड लाइन दिखाई,
तीसरी लाइन रेड कलर से बिल्कुल परपेंडिकुलर गई, इस पे परपेंडिकुलर है। हमने अल्फ़ा यहाँ पे मेज़र किया था। अगर ये अल्फ़ा है तो आप ये देख रहे हैं ये पूरा 90, मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। सिर्फ इतने 1 2 3 लाइनों को भी देखा है, ये अल्फ़ा, इन दो के बीच अल्फ़ा था, तो ये वाला बचा हुआ हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन आपकी आई ना, इस पर ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे पे 90 है, ये और ये एक दूसरे पे 90 है। हम इस फिगर को थोड़ा सा सीधा करके बनाएं तो ये ब्लैक कलर वाली लाइन और ये ब्लू कलर वाली लाइन, ये एक दूसरे पे, ये ब्लैक और ये ब्लू, ये ब्लैक कलर और ये ब्लू कलर एक दूसरे पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इनके बीच में जो रेड कलर की लाइन जा रही है, रेड कलर की, ये ऊपर वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? अब आप खुद सोचिए, अगर पूरा 90 था, ऊपर 90 माइनस अल्फ़ा, तो जाहिर सी बात है ये वाला अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये अल्फ़ा हो गया। क्लियर? ऐसी सेम सिचुएशन इधर भी होगी, ये वाला एंगल भी हम अल्फ़ा मानेंगे क्योंकि सिमेट्रिकली ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा क्योंकि जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट है, और ये लाइन बिल्कुल बीच से सेंटर से जा रही है, तो ये अल्फ़ा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक छोटा सा सेंटेंस याद रखिए, कंपोनेंट डिवाइड करने में जो पास है वो कॉस है, जो पास है वो कॉस है। किसके पास? एंगल के पास। तो जो वाला कंपोनेंट एंगल के पास होगा, ये वाला तो कॉस थीटा होगा, यानी ये हो जाएगा dB कॉस अल्फ़ा, और ये वाला हो जाएगा dB साइन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला जो कंपोनेंट आया, यानी दूसरे dB का कंपोनेंट जो आया, ये भी हो जाएगा dB, क्योंकि अल्फ़ा के पास वाला कॉस हो जाएगा dB कॉस अल्फ़ा, और ये वाला हो जाएगा dB साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से फिगर से हम साफ साफ समझ सकते हैं कि जो dB कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट है। dB कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देंगे, जबकि dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। dB कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट होने की वजह से, जबकि dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में जाने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही लेंथ ली थी, यानी 2 स्मॉल पार्ट लिए थे। ऐसे जितने भी स्मॉल पार्ट लेंगे, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी इस रिंग, अब ये रिंग के हमने 2 छोटे छोटे पार्ट लिए थे, ऐसे रिंग के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होंगे, तो रिंग के जितने भी स्मॉल पार्ट होंगे उन सब के dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और सब के dB कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली। तो अगर हमें पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ हमारा पॉइंट P था, अगर हमें पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सारे साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, सारे कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे साइन वाले ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम? यानी जो भी अभी तक हमने निकाला dB, उसका इंटीग्रेशन करा देंगे। यानी किसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे? dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा B इक्वल टू, वो इंटीग्रेशन होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा? सभी dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट्स का। हमें पता ना इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। ऐड तो करेंगे, लेकिन किसको ऐड करेंगे? dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो सभी dB साइन अल्फ़ा वाले कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे। अब इनका जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो पहले तो dB की वैल्यू आप पुट करिए, तो यहाँ से आएगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू μ0/4 IdL अपॉन R स्क्वायर साइन अल्फ़ा। देखिए, हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कभी भी डेरिवेशन करना होता है तो जिन चीज़ों को हम अपनी तरफ से मानते हैं उन सब को हटाना होता है। देखिए, हमें दे क्या क्या रखा था? हमें स्टार्टिंग में इस लूप में A और R और I 3 चीज़ें दे रखी थी। I दे रखी थी, A और R दे रखा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो I तो हमारे पास है, लेकिन ये स्मॉल r हमको नहीं दे रखा, ये अल्फ़ा हमें नहीं दे रखा, ये हमने अपनी तरफ से माना है, और ये DL भी हमें नहीं दे रखा है।
तो हमें आर अल्फ़ा, सबसे पहले तो इनको हटाना है, आर को भी हटाना है और अल्फ़ा को भी हटाना है। इनको हम कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहले अगर हम आर और अल्फ़ा को हटाना चाहें तो पहले तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो साइन अल्फ़ा देखिए है कहाँ पर, अगर हम फिगर से चेक करें साइन अल्फ़ा, तो फिगर में साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है। साइन अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो साइन अल्फ़ा कितना आएगा, हम इधर ही किए दे रहे हैं। साइन अल्फ़ा आप यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन अल्फ़ा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर फाइंड करें तो अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना होगा? अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ए, यानी यहाँ से साइन अल्फ़ा आएगा, परपेंडिकुलर होगा ए, हाइपोटेनस कितना है? आर, तो ए बाई आर, ये हो जाएगी साइन अल्फ़ा की वैल्यू, ए अपॉन आर। तो कि साइन अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनस आर, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा ए बाई आर। चलिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने पे इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं, थीटा 90 साइन 90 वैल्यू, ठीक है। देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम ये पुट करें यहाँ पे तो हमें मिलेगा b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले से था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई आर, ए बाई आर। अच्छा आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर वही रह सकता है, इसके पास डी होगा, डी किसके पास है? एल के पास, तो बाकी तो बाहर कर लीजिए आप। यहाँ से आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, आई अपॉन आर क्यूब भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर और आर क्यूब बाहर आ गया, और ए भी बाहर आ गया। म्यू नॉट 4 पाई आई ए आर क्यूब बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा डी एल। अब सोचिए थोड़ा सा, डी एल क्या थी? डी एल थी एक स्मॉल लेंथ, डी एल थी एक स्मॉल लेंथ। हम इंटीग्रेशन करा देंगे डी एल का, यानी सारी छोटी छोटी लेंथों को जोड़ देना आपस में। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको इकट्ठा कर लेना, सारी छोटी छोटी लेंथों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो ये पूरा लूप बन जाएगा। और पूरा लूप मतलब ये लूप का सरकमफ्रेंस, क्योंकि लूप क्या है? रिंग है, वायर को बेंड किया था, रिंग की पूरी लेंथ, तो रिंग की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आएगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब ए, ए क्या चीज़ है? रेडियस है, ए रेडियस है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा 2 पाई है, पुट द वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? b इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, आई अपॉन आर क्यूब, ये हमने ऐसे ही लिखा, और dl की जगह पर 2 पाई a, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। dl ये हम लिखे दे रहे हैं, dl ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा फाइंड होके आया। अब इसमें करना क्या है? हमें r को हटाना। हमने बताया ना वो सभी चीज़ें हटानी है जो हमें नहीं पता थी। r भी हमने अपनी तरफ से माना था, a देखिए हमें पता है, म्यू नॉट 4 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, i हम जानते हैं पाई नंबर है, पाई से कोई मतलब नहीं। अब r हमें हटाना है। इस r को कैसे हटाएंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हेल्प लें तो जो r आएगा वो होगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस इस ट्राइंगल को देखें तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वैल्यू अगर हम पुट करें ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, तो ऐसी सिचुएशन में b हमको कितना मिलेगा? इधर किए दे रहे हैं, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमें b मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, आई इंटू 2 पाई ए का स्क्वायर कर देते हैं, 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो आर की जगह पर तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस की पर, किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर।
यहाँ पे थोड़ा सा आप और सॉल्व कर, आप जानते हैं जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर वो एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया, लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर एरिया होता है। तो अगर हम पाई ए स्क्वायर की जगह एरिया कैपिटल ए लिख दें, एरिया, एरिया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, 2i और पाई ए स्क्वायर से एरिया a बन गया 2ia अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये पावर 3/2 कैसे है वो आप समझ सकते हैं, रूट को पावर 1/2 में हम चेंज कर देंगे, पावर 3/2 बन जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। आप 2 से 2 डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 से चाहें 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब लूप को अगर हम सिंगल टर्म ना लेके कई सारे टर्म ले लें, हमें मान के चलिए ये जो रिंग बनी हुई ना वो कई सारे फेरे बनाए गए, कई सारे फेरे के बनाए गए। अगर नंबर ऑफ टर्न n हो लूप में, अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न n हो तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA, n जुड़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न n हो तो 2NIA अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसी सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? ये किसी रिंग या किसी लूप की वजह से उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा